बेहतरीन टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देश की आर्थिक तबीयत। तबीयत समझते हैं ना, मिजाज। तो बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूं देश की आर्थिक तबीयत। एक वाक्य सुनिएगा, बड़ा बेहतरीन है। इसको कहावत के तौर पर आप ले सकते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक घटना हुई थी कि एक पोते ने अपने बाबा से कहा था कि बाबा एक घोड़ा बिक रहा है। पोते ने अपने बाबा से कहा कि बाबा एक घोड़ा बिक रहा है और उस घोड़े का दाम 20,000 रुपया, बाबा खरीद लीजिए। बाबा ने कहा पोते से कि बेटा, जो तुम घोड़ा खरीदना चाह रहे हो, जिस घोड़े को तुम खरीदना चाह रहे हो, क्या होगा कि तुम कल उस घोड़े को चलाना सीखोगे, किसी न किसी कारणवश तुम उस घोड़े से गिर जाओगे और फिर तुम्हारा इलाज का खर्च अधिक हो जाएगा। तो क्या करोगे? अभी घोड़े को छोड़ दो, इस घोड़े को मत खरीदो। पोता नाराज हो गया कि बाबा को मैंने एक बहुत अच्छा अप्रोच किया था कि बाबा बहुत अच्छा घोड़ा था, 20,000 में बिक रहा था, खरीदना चाहिए था बाबा को। फिर कुछ दिनों के बाद उसी घोड़े को लेकर के जब उस गली से गुजरा गया तो फिर पोते ने बाबा के पास दौड़ के आके कहा क्या कि बाबा, इस बार तो खरीद लीजिए, घोड़े का दाम मात्र 3,000 रुपया हो गया है। बाबा ने कहा कि जिस घोड़े को तुम अब खरीदना चाह रहे हो ना, पक्का है कि इस घोड़े में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई कठिनाई होगा, या तो इसका एज ज्यादा हो गया होगा, ऐसे घोड़े को खरीदने से क्या फायदा। तो पोता फिर नाराज हुआ कि बाबा 20,000 में बिक रहा था तब भी नहीं खरीदे, 3,000 में बिकने के लिए आ गया तब भी नहीं खरीद रहे हैं, और इस बार बहाना लगा रहे हैं कि घोड़े में कुछ प्रॉब्लम होगा। फिर कुछ दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद, अनायास ही फिर चूंकि उसके घोड़े की बिक्री नहीं हुई थी, फिर घोड़े वाले बेचते हुए निकला और इस बार घोड़े का दाम हो गया था 40,000 रुपया। पोता के दिमाग में तो यह तो बात फिट कर गया था कि बाबा तो खरीदने से रहे, क्योंकि जब ये 20,000 में बिक रहा था तब नहीं खरीदे, मानते हैं कि पैसे की कमी होगी। जब 3,000 में बिका तब भी नहीं खरीदे, अब तो समझ में आ गया कि बाबा को घोड़ा खरीदने का मन ही नहीं है। लेकिन इस बार मायूस अंदाज में फिर जब पोता अपने बाबा को बोला कि बाबा नहीं ना खरीदे, घोड़ा का दाम 40,000 हो गया, बाबा ने कहा घोड़ा खरीद लो। अब आपको यह वाक्य गजब लग रहा होगा कि आखिरकार ये क्या घटना है, ये क्या सिचुएशन है कि 40,000 में बाबा खरीद लिए। क्योंकि बाबा के पास जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गया। अब इसको इकोनॉमिक्स के शब्दों में आपसे हम बात करेंगे तो हो सकता है कि लोगों के समझ से थोड़ा दूर हो जाए। मैं चाहता हूं कि यह बात एकदम बिल्कुल व्यवहारिक अंदाज में सुनिएगा, तो ये इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बाबा का परचेजिंग पावर बढ़ गया, बाबा खरीदने लायक हो गए, इस बार 40,000 के घोड़े को खरीद लिया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जब आपके पास 1,000 रुपया हो ना, तो 100 रुपया का वैल्यू बहुत ही होता है। 100 रुपया का वैल्यू इंपॉर्टेंट करता है किसी चीज में खर्च करने में, एक्सपेंस करने में। जो पेंडेमिक काल आया है, लोगों के पास अब जो बेसिक चीजें हैं, आप देखते होंगे किराना दुकान पर ज्यादा भीड़ है, क्योंकि वो बेसिक नीड्स के अंतर्गत आता है। आप देखते होंगे अभी किसी लोग से आप बात कीजिएगा कि आप ये कोई लग्जरियस सामान को खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। उनका कहना होता है कि लग्जरियस सामान जब संपन्नता आएगी तो लग्जरियस सामान को खरीद लिया जाएगा। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो चीज हमारे यहां बन रहा है, जो कारण क्या है कि बेसिक नीड्स को छोड़कर जो सर्विसेज का टैक्सेस है हमें अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि उन स्रोतों से जो हमें प्राप्त होने वाला चीज है, जो चीज हम तक पहुंचने वाला है, वो चीज को हम परचेज कर ही नहीं रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर कैसे होगा, इंडस्ट्री में लेबर को पेमेंट कहां से होगा, और सर्कुलेशन ऑफ द मनी मार्केट में कहां से हो पाएगा। दिमाग में तो बात बहुत सारा चीज चलना शुरू हो गया होगा। तो इस वाक्य पर हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इसके तबीयत से क्या बात होती है। अक्सर आपने सुना होगा, ध्यान से समझिएगा, एक वर्ड आप हमेशा सुनते होंगे, मार्केट में जो वैल्यू लगेगा वही उस देश का जीडीपी कहलाता है। विगत अभी हम लोग के यहां गिरावट आ गया, 7.7 आना ही है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर गिरावट आप नहीं देख सकते हैं। लगभग 100-150 से अधिक देशों में आप देख सकते हैं इस पेंडेमिक काल में उसके जीडीपी में गिरावट हुई। वहीं चाइना में नहीं देखा गया, जो इनिशिएटर है कोरोना का, वहां नहीं देखा गया। चाइना, पता नहीं ये जो टिड्डा सब जो छोटा छोटा है,
ये पता नहीं कितना तेज है कि अपने सारे सिस्टम को मेंटेन रखा, बाकी देशों में ये उसको क्या किया कि पूरी तरह से निगेटिव अप्रोच को फैला दिया। और अब तक उन चीजों को हम लोग को पता नहीं चल पाया कि वो क्या किया जिससे वो संयमित रूप से है। हम लोग सभी लोग परेशान हैं, हमारे देश नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्री में करीब करीब देशों में ये चीजें देखने को मिल रही है। एक बार वाकया ये है, एक बार एक बच्चा हमसे सवाल पूछा था कि सर ये जो चाइना है इस सब का नाम इतना दबा दबा हुआ टाइप का क्यों रहता है, हु जिनताओ, वेंजिया वाओ, मतलब इस तरह का नाम क्यों रहता है सर, ये इस तरह लगता है कि ना कि उसके नाम को दबा दिया है। तो हमने कहा क्या कि ये लोग साइज से भी तो दबा हुआ है जी, तो नाम भी दबा हुआ है, तो नाम अगर बड़ा कर देगा तो नाम लेने में भी दिक्कत हो जाएगा। बोला सर यही तो दिक्कत है, एक परीक्षा में सवाल पूछ रहा है बार बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, सर याद ही नहीं हो रहा है, ऐसा टेढ़ा नाम है कि उसको याद करना बहुत मुश्किल है। दो ही नाम को याद करने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, एक जो टेनिस खिलाड़ी है, वो भी महिला जो टेनिस खिलाड़ी है, उस सबका नाम गजब अटपटा टाइप का रहेगा, और दूसरा अगर अटपटे नाम में जाइएगा तो चाइना के लोगों का नाम देखिएगा गजब अटपटा होगा। और वैसे यमन उमन के नाम में जाइएगा तो वो नाम नहीं है, एक कहानी है, उसको नाम नहीं कहते हैं, बस शुरू होइए और उसका अंत ही नहीं होगा, बड़ा लंबा जाता है। तो बच्चे ने हमसे पूछा कि सर ये चाइना का नाम, चाइना का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम ही याद नहीं होता है। तो हमने बच्चे से कहा अच्छा एक चीज बताओ, राष्ट्रपति बड़ा या प्रधानमंत्री? बोला ऑब्वियस है सर, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति बड़ा। तो हमने कहा कि राष्ट्रपति अगर जंप लगाएगा और अगर छोटका आदमी पर गिर जाएगा, छोटका मतलब प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री छोटा, राष्ट्रपति बड़ा है, राष्ट्रपति जंप लगाया, गिरा किस पर? गिरा जाकर के छोटा पर, प्रधानमंत्री पर। तो ये जंप लगाया और जिस पर जंप लगाया वो केकिया गया। बड़ा डिफरेंट वर्ड है, केकियाना समझते हो ना, कि अचानक से कोई चीज गिरा, केकिया गया। बोला सर इससे इस नाम से क्या मतलब, हम नहीं समझ पाए। बोला देख, राष्ट्रपति जिनपिंग, जिनपिंग जंपिंग याद रखना, और उसके नीचे कौन आ गया? प्रधानमंत्री केकियान, बस याद रखना, आप कभी नहीं भूलोगे। कहा सर अब कभी नहीं भूलेंगे, सोए हुए रहेंगे, कोई अगर उठा के पूछेगा तो एक बार में बोलेंगे जिनपिंग और केकियान। तो कहा जाता है कभी कभी कुछ चीजों को याद रखना चाहिए। तो चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गया है, अब वो वही बताएगा कि भाई उसका क्या पॉलिसी है, वो किस, वैसे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बांग्लादेश के जीडीपी में ग्रोथ रेट को देखने को मिला है। तो कहा जाता है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में जो पेंडेमिक काल हुआ, वहां पर पक्का की मैन्युफैक्चरिंग पर तो स्टेप हुआ, सब लोग अपने घर में कैद हो गए, लोग अपना जान बचा रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसके ग्रोथ रेट पर काम करते हैं। तो वैसा ही हमारे यहाँ 7.7 जो है गिरावट का अनुमान है 2020 और 21 का जो हम लोग के यहाँ डेटा आ रहा है, एस्टिमेशन आ रहा है, उस 20-21 के एस्टिमेशन में आ रहा है कि 7.7 में जो है इसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो चलिए गिरावट दर्ज की जीडीपी में, तो सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि भाई ये जीडीपी है क्या, उसको समझना है। तो समझिएगा इसको बढ़िया से कि हम बात करते हैं किसकी, जीडीपी की। तो जीडीपी को सिंपली आप समझिएगा बाबू कि जीडीपी मतलब एकदम टेक्निकल वर्ड में नहीं, जीडीपी को एकदम नॉर्मल वर्ड में समझना है जीडीपी है क्या। तो बोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू। तो सकल आप सुनते होंगे कभी कभी कि सकल परिवार हमारे यहां है, सकल, सकल मतलब सब, कंप्लीट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रोडक्ट मतलब उत्पादन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी आप लोग ये बिल्कुल जानते होंगे कि अगर ये देश है तो बोलता है किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक साल में होने वाले सर्विसेज और प्रोडक्शन को उसका मार्केट वैल्यू लगा देना, मार्केट में जो वैल्यू लगेगा उसी को उस देश का हम लोग जीडीपी बोलते हैं, दैट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ये बात तो सही है। अब यहां पर दादा पोता के कहानी पर यह चीज को हम लोग को सेटअप करना है कि परचेजिंग पावर पैरिटी किसको बोलते हैं। तो देखिएगा बाबू कि जीडीपी के मेजरमेंट के लिए, यानी अगर हम लोग बोलते हैं कि मेजरमेंट मतलब आपको जीडीपी को मेजर करना है, उसको क्या करना है, मापना है। तो इस जीडीपी को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक को बोलते हैं हम लोग नॉमिनल जीडीपी, एक को बोलते हैं हम लोग नॉमिनल जीडीपी, और एक है दैट इज द ट्रिपल पी, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। याद रखिएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी, एक है नॉमिनल जीडीपी और एक है परचेजिंग पावर पैरिटी। अब इसको थोड़ा समझना है कि भाई ये है क्या, ये चीज को हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग का अप्रोच एकदम क्लियर हो जाएगा।
अब पूछेगा भाई नॉमिनल जीडीपी किसको बोलते हैं? तो कोई सामान आप जब मार्केट में खरीदने जाते हैं, आज आप खरीदने गए हैं, तो आज के हिसाब से जो आपको जिस रेट पर मिला, आज हम किसी पेन को खरीदने गए तो आपको जिस रेट के हिसाब से मिलेगा, यानी आप कह सकते हैं कि जो करंट प्राइस है, जो करंट प्राइस है वो आपका नॉमिनल जीडीपी है। आज आप पेन खरीदने गए, आज आपको 7 रुपए में पेन मिल रहा है, मतलब वो क्या आपका है, नॉमिनल जीडीपी है। यानी करंट प्राइस में जो चीज आपको मिल रहा है वो आपका क्या है, नॉमिनल जीडीपी। उसी तरह से बोलता है कि एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी। क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। बोला ये क्या है? तो बोला है रियल जीडीपी वो जीडीपी है जिसका एक बेस ईयर है। जैसे इसका भी बेस ईयर 2011 और 12 इनपुट किया गया है, 2011 और 12 को एक बेस बनाया गया है। बोलता है इस साल के कंपैरिजन में, यानी कि जो इस साल जिस वस्तु का दाम था उसी को हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। तो फिर पूछा, ध्यान दीजिएगा, फिर पूछता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या है, कैसे पता चलेगा? बोला कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर देना कि नॉमिनल जीडीपी का मतलब बाबू जो करंट प्राइस पर मिल रहा है, नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी इनटू 100 कर देंगे। ये फॉर्मूला है, ध्यान देना है। यहां पर करना क्या है कि जो आपका नॉमिनल जीडीपी आया, नॉमिनल मतलब जो करंट प्राइस पर, नॉमिनल जीडीपी बटे, ध्यान देना है, नॉमिनल जीडीपी बटे जो आपका रियल जीडीपी आ गया, रियल जीडीपी यानी जो आपका बेस ईयर में आएगा, इसको क्या करना है, इनटू 100 से कर देना है। तो जो आपका निकलेगा ना वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा जाता है कि जीडीपी डिफ्लेटर किसको बोलते हैं? तो नॉमिनल जीडीपी और बटा रियल जीडीपी इनटू 100। याद रखना है कि जीडीपी किसी देश के एक साल में होने वाले सर्विसेज और प्रोडक्शन का उसका जो वैल्यू मार्केट में लगाया जाता है उसे उस देश का हम लोग जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जीडीपी का मेजरमेंट कैसे होगा भाई, मापिंग कैसे 7.7 गिरावट देखने को मिला, तो दो तरीका इसका है। दो तरीका यह है कि पहला तरीका है हम लोग नॉमिनल जीडीपी और ट्रिपल पी से करते हैं। तो पहले जैसे नॉमिनल जीडीपी की बात आई, नॉमिनल बोलता है कि हम तो नॉमिनल उसमें पार्टिसिपेट करें, मतलब नॉमिनल मतलब करंट, अभी वर्तमान, इस समय, इस वक्त, याद रखना है। तो नॉमिनल जीडीपी ये है। और रियल जीडीपी किसको बोलते हैं? तो रियल जीडीपी बोलते हैं जिसका हमने बेस तय किया था कि भाई उसी बेस के आधार पर। तो पक्का है कि नॉमिनल मतलब करंट में अगर कोई सामान खरीदने जाइएगा तो उसमें फ्लक्चुएशन होगा, फ्लक्चुएट करेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। याद रखना है जो बेस मानते हैं 11-12 अगर बेस माने तो बेस में उसका फिक्सेशन रेट है। इसी रेट को आप समझिएगा कि इन दोनों के बटा को करेंगे और इंटू कितना कर देंगे, 100 से। जो निकलेगा बाबू उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। और ई जीडीपी डिफ्लेटर सही माने में महंगाई को अगर कोई कैलकुलेट करता है, इन्फ्लेशन को अगर कोई सही माने में डिटरमिनेट करता है, तो वो करने वाला है जीडीपी डिफ्लेटर। और आपको पता है कि महंगाई का अनुमान हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस आधार पर सीपीआई का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर मतलब जो ग्राहक है, जो खरीदता है, उपभोक्ता। प्राइस का मतलब कीमत और इंडेक्स का मतलब सूचकांक। तो हम लोग रोजमर्रे के लाइफ में जो सामान को खरीद रहे हैं, आज गए उसी सामान को खरीदे 100 रुपया खर्च हुआ, कल गए उसी सामान को खरीदे 102 रुपया हुआ, तो इसका मतलब हमारे पैसे का वैल्यू क्या हुआ? गिर गया। कल 100 रुपया में उतना सामान खरीद रहे थे, कल 102 रुपया दिए तो उतना सामान आया। इसका मतलब है कि यहां पर इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं दैट इज द इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब आपके जो पैसे का वैल्यू है, जो पावर है आपके पैसे का जो पावर है वो कम हो गया है कंपैरेटिवली किसका? गुड्स का, जो वस्तु है। कल वस्तु आप सस्ता खरीद रहे थे, यानी 100 रुपया में उस सामान को लेकर घर जा रहे थे, आज जैसे वहां पहुंचे तो आपको 102 रुपया लग गया। आप रास्ते में बोले कि बताओ महंगाई बढ़ रहा है, कल 100 रुपया हुआ था 102 रुपया। खैर ये महंगाई सीधा सीधी क्रीप कर रहा है, धीरे धीरे रेंग रहा है। ये देश के विकास के लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होने चाहिए कि कल 100 रुपया में खरीदे, आज गए तो 1000 लग गया। गड़बड़ है, यूनिट में जा रहा है, ये गड़बड़ है। अचानक 10,000 चला गया, अचानक 1 लाख चल गया, जिम्बाब्वे वाला हाल हो गया, ये सब नहीं सही है। तो ध्यान रखिएगा कि कहता है कि जो कैलकुलेशन है,
जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग करते हैं सीपीआई पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? हम लोग जो कंज्यूमर हैं, जो सामान खरीदने जा रहे हैं, किसी दुकान पर जाके परचेज कर रहे हैं, अगर उसमें महंगाई बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ रहा है, तो इसी चीज को एक इंडेक्स के जरिए, एक सूचकांक के जरिए इसको सजाया गया है, जिसको बोलते हैं लास पैरेक्स इंडेक्स। भयानक क्वेश्चन है, बहुत बार यह सवाल पूछा जाता है। लास पैरेक्स इंडेक्स, लास पैरेक्स इंडेक्स दैट इज द कैलकुलेटिव मेथोडोलॉजी ऑफ टू कैलकुलेट द सीपीआई। सीपीआई को कैलकुलेट करती है यही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे आप सामान को खरीदते हैं। तो आप देखिएगा, अब आपके सामने सर कि बाबा पोता वाला कहानी में ट्रिपल पी का क्या सेक्शन है, परचेजिंग पावर पैरिटी किसको बोलते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी को समझने के लिए बस एक लाइन में आप समझिएगा। हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, सुने होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दूसरे देश के चॉकलेट वहां पर मान लीजिए $2 में मिल रहा है, अभी शायद 76 रुपया के लगभग कुछ होगा, 76.13 करके चल रहा है, आज का तो वही रेशियो है। तो $2 में वो चॉकलेट मिल रहा है, हम इमीडिएट क्या करते हैं, उस $2 को अपने रुपए के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब सोचिएगा कि जो आपका वैल्यू अभी आ रहा है, आप उसके हिसाब से 150 रुपया प्लस आप बोल देते हैं कि भाई बताइए वहां $2 मिलता है, हम लोग के यहाँ 150 रुपया प्लस हो गया, ये तो बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ध्यान रखिएगा। देखो चॉकलेट वॉकलेट से संबंधित बात आए तो हम एक चीज बता दें कि बहुत लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, कंफ्यूजन है कि कोई आदमी यूएस से आया और आकर के दूसरे घर के बच्चे को चॉकलेट दिया, पूछा कि देखिए मेरे घर में कैलिफोर्निया से चॉकलेट आया, कैसा लगा आपको खाने में। तो घबराइएगा नहीं, ये बात मत सोचिएगा कि कैलिफोर्निया कुछ बहुत अच्छा चॉकलेट बनाया। एक बार तो वाकया ऐसा हुआ कि हमारे घर में कोई कैलिफोर्निया का चॉकलेट दिया तो बच्चे ने इमीडिएट कहा कि महा बेकार लग रहा है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अमेरिका में जो चॉकलेट बन रहा है और जो $2 या $5 में बिक रहा है वो बहुत टेस्ट में भी अच्छा होगा। ये सब कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि अमेरिका में उस $2 के चॉकलेट को बनाने में पक्का है कि $1.75 का एक्सपेंसेस आता होगा। वहां लेबर भी डॉलर के हिसाब से पैसा लेते होंगे, रॉ मटेरियल भी वहां के हिसाब से उसको डॉलर के हिसाब से परचेज करते होंगे, तो पक्का वहां एक्सपेंस आ रहा है। तो हम लोग इमीडिएट क्या करते हैं, यहां के चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई आदमी को देखिएगा कि उसका बेटा जाकर के विदेश में काम कर रहा है, तो आकर के पूरा माहौल बनाए हुए है कि हमारा बेटा को वहां $50,000 मिलते हैं। जानते हैं कितना यहाँ वैल्यू के बराबर हो गए? अरे वैल्यू के बराबर। वो बेटा से जाके पूछिए कि जो घर में रहता है उसका डॉलर से पे करता है या रुपया से पे करता है। उस बेटा से जाके पूछिए वहां जो सब्जी खरीदता है वो डॉलर से पे करता है या रुपये से करता है। तो भाई जो जितना अर्न कर रहा है ना, उस हिसाब से उसका एक्सपेंस भी है। अगर वो $50,000 कमा रहा है, अगर $40,000 कमा रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका खर्च करने का जो जरिया है, जो सिस्टम है, वो डॉलर के हिसाब से है। आप क्या कर रहे हैं, उसको रुपया से गुना कर दिए हैं। यहां भी लोग सुना, बाप रे 50,000 गुना 76, गजब, कितना पैसा कमा रहा है, गजब अमीर होगा। लेकिन ये सब कंफ्यूजन में मत रहिएगा। और अमीर गरीब होने का बात है, उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डिपेंड करता है। आपको एसडीआई रैंक के बारे में बताए होंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हमारे लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। और लाइफ स्टाइल 3 चीजों पे करता है, एजुकेशन, हमारे एजुकेशन पे करता है, हमारे इनकम पे करता है और हमारे हेल्थ पे करता है। तो निश्चित तौर पर जो एसडीआई रैंक है उस आधार पर तय किया जाता है। तो ये कभी गलती से मत समझना कि वहां का चॉकलेट। तो परचेजिंग पावर पैरिटी को समझने के लिए बस इतना समझिएगा कि अगर वहां $2 में वो चॉकलेट बन रहा है, तो निश्चित रूप से उस चॉकलेट को बनाने का रॉ मटेरियल, उसमें लेबर चार्ज, उसका जो टैक्स है, ये सब कुछ मिला करके ज्यादा डॉलर में खर्च रहे, इसलिए $2 में बिक रहा है। उसके हिसाब से भारत के चॉकलेट का कंपैरिजन मत कर दीजिए कि भाई वहां के $2 यहां पर उसको मल्टीप्लाई कर दिए, उस पैसे से बहुत चॉकलेट खरीदा जाएगा। तो यह ध्यान रखना है आपको कि जिस देश में जो चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है या जो चीज सर्विसेज हो रही है, उस हिसाब से उस पर जो है ना चार्जेज लगते हैं और उस चार्जेज को पे करना पड़ता है, तब जाकर के। तो इस हिसाब से हम लोग को कैलकुलेटिव जो जोन है उस तरह से नहीं करना चाहिए। तो खैर आप समझ पा रहे होंगे कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, नॉमिनल जीडीपी किसको बोलते हैं, रियल जीडीपी किसको बोलते हैं। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है करंट प्राइस पर जो चीज बिक रहा है, नॉमिनल, और रियल का मतलब होता है जिसको आपने बेस माना है। तो दोनों को बटा करके इंटू 100 से करेंगे तो ये निकलेगा जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर हमारे यहां महंगाई को, इन्फ्लेशन को अगर कोई सही माने में डिटरमिनेट करता है तो वो करता है जीडीपी डिफ्लेटर। और ध्यान रखना है
कि जीडीपी डिफ्लेटर का कैलकुलेटिव मेथोडोलॉजी है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इस इंडेक्स को डिफाइन किया है लास पेरिस इंडेक्स, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो महंगाई का जो आर्थिक तबियत है वो जीडीपी में 7.7 की जो गिरावट है वो पेंडेमिक काल के कारण है, क्योंकि आपके यहां सर्विसेज नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जीडीपी में गिरावट है कि सिंपल सीधा सवाल है। और इसके पीछे और कोई वजह नहीं है कि बहुत सारा तामझाम इसमें लगाया जा सकता है। रही बात कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इजाफा कैसे होगा, तो हर बार हम लोग के पास एक टारगेट होता है कि हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, वहां तक फुलफिलमेंट कैसे कर सकते हैं। हर दिन हमारी बात होती है कि हम अपने राजकोषीय घाटा यानी जो फिस्कल डेफिसिट को है उसको कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि राजकोषीय घाटा कम होगा तो देश की उन्नति, देश का जो प्रोग्रेसिव लाइन है उसे बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। तो बहुत सारा वाकया इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स को हर हाल में अपने अंदाज में, अपने बिहेवियर अंदाज में आपको समझना आवश्यक होगा। जब जब आप बिहेवियर अंदाज में समझेंगे तब तक आपका लेवल बहुत ही बेहतर होता चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।